साथियों नमस्कार। इतिहास बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। इतिहास हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देता है, हमें गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करता है और इतिहास में नई नई खोज होती रहती हैं, नए नए तथ्य सामने आते रहते हैं, इसलिए इतिहास को अपडेट करते रहना चाहिए। 1920 तक भारत का इतिहास जो विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता था, भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता था। 1920 तक शिक्षा के कोर्स में जो भारत का इतिहास पढ़ाया जाता था वो ऋग्वैदिक काल से, जब वेदों की रचना हो रही थी उस पीरियड से शुरू होता था और ये माना जाता था कि उससे पहले भारत के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी और आमतौर पर ये माना जाता था कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति, भारत का इतिहास उसी पीरियड से शुरू हुआ। लेकिन 1920 में जब सिंधु घाटी में खुदाई हुई और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अस्तित्व में आए तो इतिहास का अध्याय ही बदल गया। पता चला कि वैदिक काल से पहले तो एक बहुत विकसित सभ्यता थी जो बहुत अच्छे मकान और जल निकासी की व्यवस्थाएं कर रही थी और जिसकी अपनी एक कल्चर थी, अपना एक पूरा सिस्टम था। और सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई में जो लिपियां मिली हैं, जो लेख मिले, वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, वो लिपि पढ़ी नहीं गई है। जिस दिन वो पढ़ ली जाएगी उस दिन इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा हम लोगों के सामने। तो एक तो ये कि इतिहास में खोज होती रहती हैं, इतिहास बहुत प्रमाणों के साथ ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग फर्जी इतिहास भी लिखते रहते हैं, फर्जी बातें उड़ाते रहते हैं, फर्जी घटनाएं बताते रहते हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए या दूसरे उद्देश्यों के लिए इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करते रहते हैं। इसलिए इतिहास में बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। इतिहास को पढ़ते समय, इतिहास को समझते समय बहुत सजग दृष्टि की ज़रूरत होती है। कुछ रूढ़ियाँ ऐसी भी हो जाती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी प्रतिस्थापित हो जाती हैं, कुछ चलन में आ जाती हैं, कुछ घटनाएं कि जिन्हें हम गलत घटनाओं को सही मान के चर्चा करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि सही घटना है। मैं आज इस वीडियो में इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालूंगा जो कि हुई कुछ लेकिन मानी जाती हैं कुछ। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो इतिहास को गंभीरता से पढ़ते हैं, वो तो सही घटनाओं को जानते हैं, लेकिन आम आदमी, आम तौर पे समाज के आम लोग उन घटनाओं को दूसरे तरीके से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक आम तौर पे भारतवासी ये कहेगा, आम भारतीय ये कहेगा कि ऊधम सिंह ने जो जलियांवाला बाग में जिस जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और हज़ारों लोगों को मार दिया था, उस जनरल डायर से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी। ये आम भारतीय मानता है, ये आम धारणा है और इसे इतिहास की ऐतिहासिक घटना माना जाता है और इस पर कई मूवी में भी इसका जिक्र हुआ है, कई पुस्तकों में भी जिक्र हुआ है, कई नाटक वगैरह भी इस पर हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जनरल डायर था वो बीमारी से मरा था और जब 1940 में ऊधम सिंह जनरल डायर को मारने के लिए लंदन गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऊधम सिंह एक बहुत बहादुर, बहुत वीर नौजवान थे और वो देशभक्त नौजवान थे और जलियांवाला बाग से उनके हृदय में आक्रोश था और वो उसका बदला लेने के लिए लंदन गए थे। वो जनरल डायर को मारना चाहते थे, लेकिन जनरल डायर की उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी। जनरल डायर बीमारी से मरा था। जनरल डायर का नाम था रेजिनाल्ड डायर, लेकिन ऊधम सिंह ने एक दूसरे डायर को, जिसका नाम था माइक ओ डायर को जनरल डायर समझ के मार दिया था लंदन में। यद्यपि माइक ओ डायर भी उस समय, जिस समय जलियांवाला बाग हुआ था, उस समय पंजाब के गवर्नर थे। वो भी भारत में अधिकारी थे, गवर्नर थे पंजाब के। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो ये भी कह सकते हैं कि वो भी दोषी थे और पूरा अंग्रेज शासन दोषी था। लेकिन जो ये धारणा है, ऐतिहासिक तथ्य ये है कि जनरल डायर की, रेजिनाल्ड डायर जिसका नाम था, उसकी मौत बीमारी से हुई थी और वो 1940 में जब माइक ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने लंदन के अंदर की पिस्टल से गोली मार के, उससे पहले ही रेजिनाल्ड डायर, जो जनरल डायर था जिसने गोली चलाने का आदेश जलियांवाला बाग में दिया था, उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। एक और अवधारणा ये भारत में है कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति का पहला क्रांतिकारी था या पहला स्वतंत्रता सेनानी था या क्रांति का प्रेरक था, उससे ही प्रेरणा लेकर क्रांति शुरू हुई थी। इसमें भी कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में
कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में तैनात था। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। मेरठ में कुछ बागी सैनिक उस क्रांति की उन्होंने उसका नेतृत्व किया, बागी सैनिकों ने, और कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने उनका नेतृत्व किया। जो कोतवाल थे अंग्रेज़ों की पुलिस के, उन्होंने जेल तोड़ी, जेल से कैदियों को निकाला, कुछ सैनिक उनके साथ मिले, फिर गांव के किसान आ गए और मेरठ से और फिर उधर बुलंदशहर से और इधर मुरादाबाद की तरफ से ग्रामीण लोग, ज़्यादातर उनमें ग्रामीण थे, किसान थे, वो दिल्ली पे उन्होंने चढ़ाई की। गाजियाबाद में हिंडन नदी पे अंग्रेज़ों की फौज से, उन अंग्रेज़ों की सेना से उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना को हराया। वहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हुए और वो दिल्ली पहुँच गए और लाल किले में जाके उन्होंने बहादुर शाह जफर को गद्दी पे बैठा दिया और अंग्रेज़ों को दिल्ली से बाहर भगा दिया। अंग्रेज़ भाग गए और दिल्ली पे क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। ये शुरुआत हुई 1857 में 10 मई को मेरठ से। मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में कलकत्ता के पास 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जा चुकी थी। और मंगल पांडे का जो मुकदमा है, जो कोर्ट में मुकदमा चला, और मंगल पांडे से संबंधित जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, किसी दस्तावेज में क्रांति का कोई जिक्र तक नहीं है। मंगल पांडे कहीं क्रांति की गतिविधियों में सम्मिलित रहा हो, क्रांतिकारियों की किसी मीटिंग में सम्मिलित हुआ हो, या मंगल पांडे ने क्रांति की कोई योजना बनाई हो, ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेजी सबूत नहीं है। मंगल पांडे का पूरा मुकदमा ये है कि वो रात के समय राइफल लेके बैरक से बाहर जा रहा था। उधर से एक अंग्रेज अफसर आ रहा था, अंग्रेज अफसर ने उसे टोका, उसने गोली चला दी। इस बात पर मंगल पांडे को पकड़ के कोर्ट मार्शल किया गया और उसे फांसी की सजा दी गई और फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे का जो मेडिकल जांच हुई उस समय गिरफ्तार होने के बाद, तो उसमें रिपोर्ट में ये पाया गया कि वो अफीम और भांग के नशे में था। और मंगल पांडे ने खुद अपने बयान में स्वीकार किया कि मैं नशे में था, मैंने अफीम का और भांग का सेवन कर रखा था और इस नशे की पिनक में मुझसे गोली चल गई। लेकिन स्थापित ये किया गया है कि मंगल पांडे क्रांतिकारी था और क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत था और पहला क्रांतिकारी था और 1857 क्रांति का जनक था। और उस पर ढेरों किताबें लिख दी गई, ढेरों कविताएं लिख दी गई, कहानियां लिख दी गई और फिल्म तक बन गई, एक मूवी भी बन गई जिसमें मंगल पांडे को क्रांतिकारी दिखाया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात का समर्थन नहीं करता कि न वो गाय और सूअर की चर्बी वाला जो मामला, वो भी नहीं था। गाय की चर्बी के कारतूस हम ये प्रयोग नहीं करेंगे, मंगल पांडे ने ऐसी भी कोई बगावत नहीं की थी। अब जो साथी मेरी इस तथ्य को चुनौती देना चाहें वो ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करें। इतिहास के दस्तावेजों में ऐसी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि मंगल पांडे किसी क्रांति में शामिल था। और 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, जिसकी शुरुआत कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हुई थी और उसमें बहुत से बागी सैनिक और बहुत से पुलिस वाले और ज़्यादातर किसान। और इधर जो मेरठ से लेके सहारनपुर से लेके बुलंदशहर तक का जो एरिया है, या आगरा तक का, ये पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं, यमुना के किनारे वाले ज़्यादातर गांव बागी हो गए थे। 1857 में हमारी एक छोटी सी रियासत हमारे क्षेत्र में थी, दादरी रियासत, जिसके राजा राव अमराव सिंह और ये थे कठेड़ा के, दो उन्हें फांसी लगी थी, वो भी उसमें शामिल रहे थे। मेरे सगे बाबा मजलिस भाटी ग्राम लोहारली के, वो भी क्रांति में शामिल हो गए, तो उन्हें भी बाद में जब क्रांति फेल हो गई तो बुलंदशहर में काले आम पर फांसी लगाई गई थी। और 78 लोगों को, हमारा सिकंदराबाद तहसील उस समय होती थी, अब हमारी दादरी तहसील है, सिकंदराबाद तहसील के 78 लोगों को बुलंदशहर काला आम पर फांसी दी गई थी, क्रांतिकारियों को, जिनमें हमारे क्षेत्र के बहुत सारे गांव, बड़पुरा, चिठेरा, नंगला, सैंतली, चीती, मसौता और आपका ढेर सारे गांवों के लोग शामिल थे। तिल बेगमपुर, दौला और आपका जो है इस तरह के ये बहुत से गांव, लोहारली तो मैंने बता ही दिया, घंगोला भी था, जुनैदपुर गांव के, और उधर के दनकौर क्षेत्र के कई गांवों के क्रांतिकारियों को बुलंदशहर काले आम पर फांसी दी गई थी। मंगल पांडे का क्रांति की गतिविधियों में सम्मिलित होने का कोई उल्लेख या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिलता। इतिहास में एक बहुत बड़ी एक ये भी वो चलती है किंवदंती, या कह लें एक नैरेटिव चलता है, या एक रूढ़ी चलती है कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा के और रिहा कर दिया था। ये भी झूठ बात है।
मोहम्मद गौरी ने केवल मात्र 3 बार आक्रमण किया था। एक बार पहले आक्रमण उन्होंने पंजाब को कुछ हिस्सा जीत लिया था और वहाँ अपनी एक जो वो थी रियासत कायम कर ली थी। और 2 बार उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जो दिल्ली से लेकर अजमेर तक के शासक थे। अजमेर उनके पिता शासक थे, अजमेर की रियासत उन्हें मिली थी और दिल्ली में उनके नाना अनंगपाल तंवर शासक थे। अनंगपाल तंवर की जो बेटी थी कर्पूरी देवी, उसके बेटे थे पृथ्वीराज चौहान। तो उन्होंने वहाँ दोनों जो रियासतें थीं, दोनों जो राज्य थे वो उनके अधीन थे। तो तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी। 17 बार जो आक्रमण की बात आती है, 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी के हुए थे। और महमूद गजनवी कोई राजा नहीं था, वो एक लुटेरा था। वो आता था भारत में और मंदिरों को लूट कर ले जाता था। उसे ये पता चला था कि भारत के मंदिरों में बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, बहुत धन है। तो वो हर बार मंदिरों को लूटने के लिए आता था और आखिरी बार वो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गया था। तो बताते हैं 70-80 घोड़े खच्चर गधों पे वो माल लाद के ले गया था, इतना माल उसे मंदिर से मिला था। तो महमूद गजनवी ने 17 बार लूटने के लिए भारत में आया था। मोहम्मद गौरी मात्र 3 बार, एक बार उसने पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 1191 में तराइन के युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह हारा और भाग गया। फिर वो अपने जो उसने पंजाब में जो रियासत कायम की थी, वहाँ जाके उसने स्टे किया और वहाँ अपनी सेना को मजबूत किया। और पृथ्वीराज चौहान की गलती ये रही कि उन्होंने उसको पीछा करना चाहिए था वहीं तक और उसे नेस्तनाबूद करना चाहिए था या देश से बाहर निकालना चाहिए था। वो छोड़ के लौट वहीं से तराइन से वापस लौट गए। उन्होंने कहा इसकी क्या हिम्मत है। उसके कुछ मंत्रियों ने सलाह भी दी थी कि इसे पकड़ो, इसके पीछा करो। उसने कहा जाने दो, भाग गए तो भाग गया। तो उन्होंने, बल्कि पकड़ा गया था, उसे माफ़ किया था पृथ्वीराज चौहान ने। मैं मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में परास्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो मोहम्मद गौरी ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली थी कि मैं आइंदा आपकी तरफ नहीं आऊँगा और मुझे माफ़ कर दो। उससे गलती मान ली थी, पैरों में पड़ गया था। और तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ़ कर दिया था, छोड़ दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान के मंत्रियों ने कहा कि ये खतरनाक हो सकता है, ये दोबारा आक्रमण करेगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा दोबारा करेगा तो दोबारा मारेंगे इसको। हम क्या कहीं, हमारी तलवार क्या कहीं चली जाएगी, हमारे पास तलवार तो है। वही मोहम्मद गौरी दोबारा 1192 में 1 साल बाद तैयारी करके अपनी सेना को और मजबूत करके, और जब पृथ्वीराज चौहान 2 युद्धों में अलग अलग अटके हुए थे, इधर गुजरात से युद्ध लड़ रहे थे और एक और से किसी राजा से उनकी लड़ाई हो रही थी, तो उनकी सेना 2 जगह मोर्चे पर घिरी हुई थी। जब उनके पास कम सेना थी दिल्ली में, तब आके उसने फिर आक्रमण किया और 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और दिल्ली में सल्तनत, जो इनकी सल्तनत थी, उसको कायम हो गई। तो ये भी एक किंवदंती है कि 17 बार उसने आक्रमण किया था, उसने मात्र 3 बार आक्रमण किया था। और एक ये किंवदंती है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान वहाँ जाके गजनी में जाके दोनों मारे गए थे। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली थी और वहाँ पे जो उनके दरबारी कवि थे चंदबरदाई, वो पहुँच गए थे और चंदबरदाई ने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ पर तीर मार सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने उसका तमाशा देखने के लिए वो खुद जो है एक मचान पर बैठ गया और एक घंटा वो लगाया गया, कोई वो जो है तीर दे दिए गए उसे, धनुष तीर दे दिया गया और एक तवा लगाया गया कि इस तवे में जो वो मारी जाएगी हथौड़ी, जब आवाज़ होगी तो इस पर ये वो चलाएगा तीर। लेकिन चंदबरदाई ने उसे एक दोहा बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ता ऊपर सुल्तान अहमद चूके चौहान। और ये उससे अंदाज़ा लगा कर उसने उसी नाप तोल कर उसने जो है मोहम्मद गौरी को तीर मार दिया। मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई और फिर चंदबरदाई ने और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को वो मार के, कटारी मार के एक दूसरे के सीने में कटार भोंक दी और दोनों ने आपस में एक दूसरे की हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये है कि वो ये खुद चंदबरदाई लिख रहा है ये पृथ्वीराज रासों में। चंदबरदाई ये कह रहा है कि मैं गया था वहाँ और मैंने ये कहा था और उसने उसे मार दिया और फिर हमने एक दूसरे को मार दिया। जब एक दूसरे को मार दिया तो तुम लिख कैसे रहे हो भैया। और इतिहासकार इस बात को सही नहीं मानते, आम आदमी सब मानते हैं इस बात को कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान ने चंदबरदाई के दोहा पे तीर चलाया था और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी और फिर चंदबरदाई ने और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार दिया था, शहीद हो गए थे।
ये आम आदमी सब मानते हैं और इस पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत फिल्मों में दिखाया गया है, बहुत गीत लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं। और किसी आम आदमी से कह दो कि नहीं ये गलत है तो वो लड़ने को तैयार हो जाएगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में इतिहासकार ये मानते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में, जो 1192 में हुआ था, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए थे। और इतिहासकारों के इसमें 3 मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वहीं युद्ध के मैदान में ही शहीद हो गए थे, उसमें लड़ते हुए ही वो मारे गए थे। दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि वो घायल अवस्था में वहाँ से उनके सैनिक उन्हें बचा के ले आए थे, लेकिन वो चोट इतनी गहरी थी कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और तीसरे इतिहासकार ये मानते हैं कि उन्हें बंदी बना लिया गया था और मोहम्मद गौरी उन्हें ले गया था, अपने कैद खाने में रखा था और कैद खाने में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तीर चलाया था उसने और आवाज़ पे वो तीर मारा था और मोहम्मद गौरी की हत्या की थी, और फिर पृथ्वीराज चौहान ने और चंद बरदाई ने एक दूसरे की हत्या कर दी थी। इसको कोई इतिहासकार सही नहीं मानता। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई है 1206 में, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो चुकी थी 1192 में। इन दोनों तथ्यों पर इतिहासकार सहमत हैं कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 में। और मोहम्मद गौरी जब दिल्ली से और गजनी के लिए जा रहे थे तो पंजाब में जो खोकर जनजाति होती है, या गख्खर भी कहते हैं उन्हें, खोकर जनजाति या गख्खर जनजाति, जो अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित कर दी थी बाद में, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया था, उसके काफिले पे लूटपाट के इरादे से, और उस हमले में मोहम्मद गौरी मारे गए थे। ये सारे इतिहासकार मानते हैं। तो ये तथ्य गलत है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था, तीर मारा था, या वहाँ पृथ्वीराज चौहान ने और चंद बरदाई ने एक दूसरे को छुरा मार के उनकी हत्या कर दी थी, कटार मार के। आमतौर पे आपने एक बात और सुनी होगी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मुगलों के खिलाफ बहुत बोलते हैं और मुगलों के खिलाफ लोगों को बहुत भड़काते हैं, और बार बार वो आपने देखा होगा कि मुगल 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 मुगल। इसमें कारण क्या है कि ये मानते हैं, और आम धारणा भी बना रखी है उन्होंने ये, कि मुगलों ने ही मुस्लिम शासन की स्थापना की भारत में हिंदुओं के शासन को ख़त्म किया मुगलों ने हिंदुओं को हराया आके, और इसलिए वो मुगल ज़्यादा चिल्लाते हैं। मुगलों से उन्हें जो है ज़्यादा चिढ़ है और ज़्यादा नफरत है, और मुगलों के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं। जबकि ऐतिहासिक तथ्य अगर हम, ये तो आम तथ्य है, ये तो कोई जो थोड़ा भी इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वो ये जानते हैं कि मुगल भारत में आए 1526 में। तो 1526 में जब मुगल आए थे तो 1526 में ही मुसलमानों का शासन थोड़ी स्थापित हुआ। मुगलों की लड़ाई किससे हुई? बाबर जब 1526 में सेना लेकर भारत आया तो दिल्ली पे किसका शासन था? दिल्ली पे तो लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी की से लड़ाई हुई उनकी, तो जो पानीपत के मैदान में, तो उन्होंने किसी हिंदू से सत्ता छीनी नहीं, बल्कि बाबर की मदद तो राणा सांगा ने की थी इब्राहिम लोधी के खिलाफ। तो ये एक तथ्य है। फिर लोधी वंश का लगभग 75 साल पहले से शासन था दिल्ली में। मुगलों के आने से 75 साल पहले से लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश ने तुगलक वंश से सत्ता छीनी थी, वो भी मुसलमान थे। 130 साल तक तुगलक वंश ने शासन किया दिल्ली पे, तुगलक वंश का राज्य था। तुगलकों से पहले खिलजी वंश का राज्य था, 90 साल खिलजियों ने राज किया। खिलजी से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था, 23 साल लगभग उसने शासन किया है। तो लगभग 1120 में ये जो सल्तनत कायम हो गई मुसलमानों की, तो 1120 के बाद 1526 तक तो लगभग 400 साल बाद मुगल आए हैं। और मुगल तो फिर यहीं बस गए, और वो अंग्रेज़ों की तरह धन लूट के तो बाहर ले नहीं गए। ज़्यादा खतरनाक शासन तो अंग्रेज़ों का था। वो हमारे बहुत बड़े कवि हुए हैं और नाटककार हुए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बड़े देशभक्त पूर्ण उनके वो हैं, रचनाएं हैं। उन्होंने लिखा कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चल जाती है अतिख्वारी। धन विदेश जा रहा था, ये ज़्यादा चिंता की बात थी। तो ये जो इतिहास के कुछ तथ्य हैं, इन्हें अगर हम इतिहास को ठीक से पढ़ें और ठीक से समझें तो हम इन अफवाहों से बच सकते हैं। ये जो गलत नैरेटिव बना रखे हैं और गलत रूढ़ियाँ बना रखी हैं, ये इतिहास इन्हें सिद्ध नहीं करता। इसलिए मैंने कुछ घटनाओं पर प्रकाश डाला कि सही इतिहास की जानकारी देश के नागरिकों को होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।